मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे हम यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि जब भी कोई बिल पास होता है या स्टैट्यूट बनता है, ठीक है, तो उसमें कोई लॉ बनता है तो उसमें किस किस तरीके से उसमें कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, किस किस तरीके से उसमें लिखा होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो इंटरनली। वैसे ही आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है एक्सटर्नल एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे एक्सटर्नली रूप पर, जैसे हम पार्लियामेंट की स्पीच का हो गया, फिर हिस्टोरिकल हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम उसको इंटरप्रिटेशन करने में, उसको स्टैट्यूट को पास करने में हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर सबसे पहले है हमारा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ द इनेक्टमेंट। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ द इनेक्टमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी हिस्ट्री ऑफ द एक्ट, parliamentary debates are material forming part of preliminary discussion of legislation which can support any interpretation। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पार्लियामेंट्री डिबेट हो रही है, तुमने टीवी में भी देखा होगा कि जब भी कोई एक्ट या लॉ पास होता है तो उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट में उस बारे में चर्चा किया जाता है। विपक्ष में भी, विपक्ष वाले भी अपनी बात रखते हैं और पक्ष वाले भी, उस एक्ट के पक्ष वाले भी अपनी बात रखते हैं, ठीक है। तो वो एक जो पार्लियामेंट्री डिबेट है उसका हम जो मटेरियल है वो एज ए हम इसको यूज़ करते, प्रिलिमिनरी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुई है और विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं और पक्ष वाले इस एक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम एक तरीके से एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन के रूप में ले सकते हैं। जैसे केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स ऑल्दो नॉट कंक्लूसिव yet show the intention of the formers of the constitution enacting provision of the constitution। तो इसमें है कि जो भी एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, उसकी जो डिबेट्स है वो एक तरीके से कंक्लूसिव नहीं है कि हम पूरा होली एंड सोली उसी पर हम विश्वास रखेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर जो सबसे पहले पार्लियामेंट में डिबेट की गई है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, उसको हम ध्यान में रखते हुए उसको एज ए एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन के रूप में हम उसको इंटरप्रिटेशन के रूप में हम उसको ले सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर सेकंड है लेजिस्लेटिव डिबेट्स। लेजिस्लेटिव डिबेट्स का मतलब क्या है कि एक्ट जो बिल पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट में दोनों ने, जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने इस बारे में डिबेट किया, है ना, जो इसको स्टेटमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ एन एक्ट आर एडमिसेबल एज एन एड ऑफ द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेट करने के लिए किसी चीज़ को हम हेल्प ले सकते हैं। कैसे? अगर मान लो कोई भी बात है, एक्ट की बात अगर हम करें, लॉ पास करने की बात करें, तो उसमें हम क्या क्या इस चीज़ के फ़ायदे हैं पक्ष वाले बताएंगे और क्या क्या इस चीज़ के नुकसान हैं विपक्ष पार्टी बताएगी। दोनों पार्टी जो हैं वो एक दूसरे से बहस करेंगी। उनमें से जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, एज ए हम उसको डिस्कशन का जो है, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन एड के लिए हम उसको ले सकते हैं। फिर है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द सुप्रीम कोर्ट रेफर टू द स्पीचेस ऑफ टू लेजिस्लेटर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट विद ए व्यू टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल इन क्वेश्चन विच द कोर्ट डिड नॉट ऑफ इट्स ओन टर्म बट ओनली टू नोटिस द ट्रांसेंडेंटल करेक्टर गिवन टू द फंडामेंटल राइट बाय टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में साफ साफ बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया है कि जो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या स्पीचेस दे रहे हैं, दोनों लेजिस्लेचर जो हैं वो क्या स्पीचेस दे रहे हैं और कौन किसके पक्ष में बोल रहा है और कौन किसके विपक्ष में बोल रहा है, ठीक है। और ना ही ये चीज़ मायने रखती है कि इंटरप्रेट करने के लिए हमें पूरे आर्टिकल का, उनकी बात हम सुने, उनकी बात हम ध्यान रखें। बट लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट अपने टर्म के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए ये बोल सकती है कि जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी ने बिल पास किया है तो उसका मेन फंडामेंटल, मतलब उसका मेन राइट क्या है, ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या था ये बिल पास करने का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये इसका फ़ायदा है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से इसका किसी के जो फंडामेंटल राइट हैं वो इससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या फिर इससे नुकसान क्या है, इस चीज़ से
फ़ायदे क्या हैं। थर्ड है हमारा प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है, रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ नॉट परमिसेबल। बोला गया है इसमें कि जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा जो चीज़ें बोली गई हैं, एक एक दो दो तीन तीन चार चार करके जो चीज़ें बोली गई हैं, वो एज ए परमिसिबल नहीं है कि उसको हम इंटरप्रेट के लिए यूज़ करें, क्योंकि वो एक पार्टी का समर्थन हो जाएगा और दूसरी पार्टी का असमर्थ हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम इस चीज़ के लिए परमिसेबल नहीं हैं। बट लेकिन जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, जो प्रोसीडिंग में मेन चीज़ें बोली गई हैं, कैन नॉट बी लेजिस्लेटिव कैन नॉट बी कॉल इट फॉर द कंस्ट्रूइंग सेक्शन। और वो प्रोसीडिंग जो है वो एज ए सेक्शन को बनाने के लिए भी उसमें यूज़ नहीं किया जा सकता कि हाँ फलाने बंदे ने ये बात बोली थी लेजिस्लेचर ने और हमने ये बात यहाँ पे सेक्शन में लिख दिया है। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर मस्ट बी टेकन फॉर व्हाट इट हैज़ इनेक्टेड एंड नॉट फॉर व्हाट द लेजिस्लेटिव सेड व्हाइल डिस्कसिंग द बिल। जो इसका इंटेंशन है, ठीक है, इस चीज़ को जो प्रोसीडिंग्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसको लेने का जो मेन उद्देश्य है या फिर उसका इंटेंशन है लेने का, वो सिर्फ इतना सा ही है कि जो भी बिल पर डिस्कस हुआ है उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, राइट, और वो किस मुद्दे के बारे में बोला गया है। हमें पूरा उसका नाम लेके प्रोसीडिंग के बारे में उसमें हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे जो भी स्पीचेस बोली गई हैं बिल को पास करने के लिए, ठीक है, उसको हम सिर्फ एज ए रेफ़र कर सकते हैं कि क्या इसमें रेमेडियल चीज़ें हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ एक आधी लाइन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर फोर्थ है हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस नॉट एडमिसिबल इन कंस्ट्रूइंग द स्टैच्यू। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस फॉर कंस्ट्रूइंग अ स्टैच्यू। कोर्ट में भी इस चीज़ का हम हवाला नहीं दे सकते हैं कि यहाँ पर इस बंदे ने ये बात बोली थी, जो स्टेटमेंट बोली गई है, चाहे वो विपक्ष ने बोली है या फिर उसके पक्ष में बोली गई है। हम इस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते कि नहीं फलाना बंदा ने जो पार्लियामेंट में बोला था वो ये चीज़ बोली थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं बनाने के पीछे और इसके रीज़न क्या है। कोर्ट इस चीज़ का हवाला नहीं दे सकता। फिर है मोटिव एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। Although the court is not at liberty to construe an act of parliament by the motives which influence the legislature, yet when the history of law and legislation tells the court and prior judgment tell his present the court what the object of the legislative was, the court is to see whether the terms of the section are such as fairly to carry the object and no other, and to read the section with a view to finding out what it means and not with a view to extending it to something that was not intended। इसमें भी यही चीज़ लिखी गई है कि जो भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर्स ने बोला गया है लेजिस्लेचर के द्वारा कि इसके क्या इंटेंशन थे, इसको बनाने के पीछे हमारा क्या मोटिव था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्ट के पीछे बनाने के, तो कोर्ट इस चीज़ को बोलती है कि ये एक तरीके से इसको आज़ादी नहीं है कि वो इस चीज़ का हवाला दे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, राइट। पर लेकिन वो इस चीज़ को बोल सकती हैं कि हाँ भाई इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं, पर लेकिन जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री है उसको देखते हुए पूरा उसका हिसाब किताब लगाते हुए ही कोर्ट भी इस चीज़ को बोलेगा। फिर है कंटेम्प्रेनियस इवेंट्स एंड द हिस्टोरिकल सेटिंग। जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स का मतलब क्या है कि जो कभी पहले कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है, कंटेम्प्रेरी मतलब जो इसके हिस्ट्री से रिलेटेड हो और कभी पहले इवेंट हुआ हो। कंटेम्प्रेरी इवेंट एज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन स्टैच्यू ए कंसिडरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड ऑफ इनेक्टमेंट इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ द लॉ इटसेल्फ, द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग लॉ एंड द मिस्ट्री दैट वाज सॉट टू बी रिमूव्ड बाय द लॉ इज कॉल्ड फॉर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, जो भी हिस्ट्री से कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है, उसका हवाला हम ले सकते हैं कि नहीं ये चीज़ें जो हैं इसमें किया गया इंटरप्रेट करने के लिए उस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं कि पहले कभी हिस्ट्री में ये फंडामेंटल राइट्स है जो ये पर्टिकुलर बंदे के लिए यूज़ किया गया था और ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटी थी, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कंसीडर कर सकते हैं। या फिर कोई हिस्ट्री में कोई भी इस चीज़ के बारे में, इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में कोई भी इवेंट किया गया हो। फिर है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेशन का इंटेंशन है वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली उस हिसाब से
चल सकता है, उस हिसाब से उसमें जो बिल है जो स्टैचू है, लॉ है, एक्ट है, उसमें ये चीज़ इनेक्ट की जा सकती है। कि जो पब्लिक पॉलिसी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पब्लिक के हिसाब से पॉलिसी बनाई गई है वो एक्ट में ऐड किया जाना चाहिए। जैसे लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अकॉर्ड विद एंड गिव शेप टू द एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड नॉट टू ट्रांसग्रेस इफ द स्टैच्यू टेंड्स इटसेल्फ टू डबल इंटरप्रिटेशन द इंटरप्रिटेशन दैट अचीव दिस ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेफर्ड। अगर कोर्ट को लगता है कि ये इंटरप्रेट करने के लिए हमें पब्लिक पॉलिसी की हेल्प लेनी चाहिए तो ये एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि पब्लिक में पॉलिसीज ऐसी ऐसी बनाई गई हैं, इस हिसाब से हमने ये स्टैचूज भी इस हिसाब से हमने बनाया गया है। फिर है हमारा प्रीवियस लेजिस्लेशन। प्रीवियस लेजिस्लेशन को हम ये बोल सकते हैं, मान लो कोई भी हमें एक्ट है जिसका अमेंडमेंट करना है हमें, ठीक है, तो उसमें जो प्रीवियस उसमें एक्ट थे, ये प्रीवियस सेक्शन थे, हमने उन्हीं में तो थोड़ा बहुत चेंज किया है, हमने हेर फेर किया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी लेजिस्लेशन ने पहले एक्ट में किया गया है उसमें हम आगे उसको इनेक्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आगे हम उसको और बढ़ा सकते हैं। जैसे वेयर ए कोर्ट कंसोलिडेट द स्टैट्यूट लॉ ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और रिड्यूसेस द वाइल लॉ द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय डाउन दैट द एक्सप्रेस हिस्ट्री इनेक्टमेंट अलोन शुड बी लुक्ड एट द एंड शुड गवर्न द राइट ऑफ द पार्टीज। इसमें भी ये चीज़ बोली गई है कि जो प्रीवियस लेजिस्लेशन है उसका हम हवाला लेकर, उसका हेल्प लेकर हम आगे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें सारे वर्ड्स मीनिंग मिल सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी है वो भी इंटरप्रेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे मान लो कोई लीगल वर्ड है पर लेकिन उसका जो लीगल वर्ड है उसका हमें जो जनरल मीनिंग ढूंढना है तो हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? इंटरप्रेट करने के लिए हम डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। फिर है 10th रूल्स ऑफ ग्रामर। जो हमारे रूल्स ऑफ ग्रामर है, इफ़ द कंटेक्स्ट डेफिनेटली सजेस्ट दैट द रेलिवेंट रूल ऑफ ग्रामर इज इनएप्लीकेबल देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटेक्स्ट मस्ट प्रिवेल ओवर द रूल ऑफ ग्रामर। इसमें ये बोला गया है कि वैसे तो जो हमने इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि वैसे तो जो ग्रामर के हिसाब से हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा, बट लेकिन इंटरप्रेट करने में अगर रूल ऑफ ग्रामर जो है, ग्रामर का यूज़ है वो इनएप्लीकेबल होता है, तब हम उसको कंटेक्स्ट के हिसाब से भी हम चल सकते हैं, उसको हम प्रिवेल कर सकते हैं रूल ऑफ ग्रामर को। 11th है वैल्यू ऑफ इंग्लिश डिसीजन रिजेबलिंग इंडियन स्टैट्यूट। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंग्लिश डिसीजन के बारे में बोला गया है। मान लो हमने कोई एक्ट पास करना है, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है इंग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड में वो ऑलरेडी पास हो चुका है, हम वहाँ से इस चीज़ का हवाला इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, एज ए एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम वहाँ से इस चीज़ का हवाला ले सकते हैं, वहाँ से इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं कि कैसे कैसे इंग्लैंड ने इस चीज़ को बनाया है स्टैच्यूज़ को और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। बट वहाँ के जो जजेस ने बोला है इंग्लिश के था, हमने उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है, हमने वहाँ से हम थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, बट हमने उसको इनेक्ट जो करना है वो अपने इंडियन लैंग्वेज में ही, मतलब इंडिया के हिसाब से ही उसको, स्टैच्यूज़ के हिसाब से उसको इनेक्ट करना है। फिर है 12 स्पेशल मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए स्टैच्यूज़। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल मीनिंग के होते हैं, राइट, तो उन चीज़ों का जो है हमें उनको सिंपल करके विच इन मैक्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज के मिनिमम एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमने पहले ही बात की थी कि एक वर्ड के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम को हम लिबर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट लेकिन दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि कौन सा वर्ड जो है कब यूज़ होना है वो हमें ये देखना पड़ेगा। फिर है यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। Common words have to be accorded their plain and normal meaning. Technical terms should be construed according to their customary significance. अब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स की बात क्या आई है, जब भी एक्ट पास करेंगे हम, कोई ज़रूरी तो नहीं है हम हमेशा नॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करें ताकि सबको ही समझ में आ जाए, नहीं, हर जगह अपना अपना यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग का पढ़ रहा है तो उसको इंजीनियरिंग में उसको वैसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो मशीनरी के लिए काम आए, वैसे हमें भी जो है अपने टेक्निकल वर्ड्स, जैसे मैगजीन्स हो गई टेक्निकल वर्ड्स हैं, उस हिसाब से हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। बट लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है यहाँ पे कि इसकी कस्टमरी सिग्निफिकेंस कहाँ है। ये नहीं कि मैगजीन जो है एक जगह उसका मतलब कुछ है पर यूज़ हम कहीं भी कर दें उसको, नहीं, जो उसको ये देखना पड़ेगा कि इसका सिग्निफिकेंस, इसका मेन उद्देश्य क्या है और कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करना है। फिर है यूज़ ऑफ लीगल टर्म्स। यूज़ ऑफ लीगल
लीगल टर्म्स। यूज़ ऑफ लीगल टर्म्स का मतलब क्या है कि जैसे वही सेम एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो मशीनरी के लिए अपने टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है। मशीन को मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में तो नहीं हमेशा लिख सकते, वो टर्म्स भी तो यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसे ही जब लॉ पास किया जाता है, एक्ट पास किया जाता है, तब यहाँ पर हमें अपने जो लीगल टर्म्स है उनका होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्मल इंसान को समझ में आए या ना आए, इसलिए हमें इसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर है लीगल रूल्स। लीगल रूल्स का मतलब क्या है, इन द केस ऑफ एक केस है नेशनल टेक्सटाइल वर्सेस वर्कर यूनियन वर्सेस PR रामकृष्णन, जस्टिस भगवती said that the court in India will have to build their own jurisprudence, and though they may receive light from the whatever sources come, they cannot surrender their judgment and accept as valid in India whatever has been decided in England। वही है रूल कि अगर मान लो कोई भी इंग्लैंड में या फिर ब्रिटेन में कोई भी रूल पास किया गया है तो हम वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं, बट लेकिन जो उसके रूल्स रेगुलेशन है, लीगली रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इंडिया के ही यूज़ किए जाने चाहिए। फिर है टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स में अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जब लॉ पास किया जाता है तो उसमें उसके ही टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उसी के हिसाब से देखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि जब भी ट्रेड एंड कॉमर्स की बात आती है तो वहाँ पे वैसे ही टर्म्स यूज़ किए जाने चाहिए जिनको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़े। फिर यूज़ ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, हमें स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। फिर है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स और नाउन्स क्या होते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एडजेक्टिव और नाउन। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी जो भी नाउन यूज़ किए गए हैं ग्रामर के हिसाब से, हमें उसी से रिलेटेड हमें भी एडजेक्टिव्स यूज़ करने पड़ेंगे। टेक्स्ट बुक्स जो भी उस रिलेटेड है, मान लो क्या बोल सकते हैं कि MV एक्ट पास किया गया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक्स हैं कि किसकी टाइप से या फिर पुराना जो भी एक्ट है हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स की हेल्प ले सकते हैं हम। फिर है स्टैचूज इन परिमेट्री। ये जो है ये आपके कोर्स में भी है और शॉर्ट नोट में भी आता है। इसका मतलब क्या है, दीज आर स्टैचूज डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट मैटर रिलेटिंग टू द सेम पर्सन और थिंग और द सेम क्लास ऑफ पर्सन और थिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। ईच वर्ड, phrases and sentence is to be construed in the light of general purpose of the act itself. This text of statutes taken as a whole is no doubt the most important material for ascertaining the intention of the legislature। अब यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो स्टैचू इन परिमेट्री है, कोई भी चीज़, कोई भी जो स्टैचू है या एक्ट है या लॉ है वो हर किसी सेम पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम क्लास है, ठीक है, सेम थिंग है, सेम पार्ट ऑफ सेम सिस्टम है। तो यहाँ पर जो ईच वर्ड है, जो भी इसको स्टैचू बनाया जाएगा उसमें हर वर्ड, हर फ्रेज और हर सेंटेंस, ठीक है, उसका जो है वो सबको साथ लेकर चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए एक के लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, वो ऐसे जनरल पर्पस के लिए करेंगे, ठीक है, कि जब सब कुछ सेम है, कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं है। अगर एग्जांपल माइनॉरिटी अलग है, ठीक है, और दूसरे लोग अलग हैं, नॉर्मल लोग अलग हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट सबके सेम है, बट माइनॉरिटी को कुछ एक दो ज़्यादा उसके फंडामेंटल राइट उसके ज़्यादा दिए गए हैं, राइट। तो इस कंडीशन में ये बोलते हैं कि जब भी एक्ट पास होता है तब हमें ये नहीं देखना है कि ये इसके लिए हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, नहीं। यहाँ पर जो एक्ट पास किया गया, जब सब कुछ सेम है, ईच पर्सन सेम है, थिंग सेम है, तो यहाँ पर लॉ भी सबके लिए एक साथ ही पास किया जाएगा। जो टेक्स्ट ऑफ स्टैट्यूट टेकन एज ए होल, नो डाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटीरियल फॉर असरटेनिंग द intention of the legislature, but the external aid by having resources to statute in perimetry admissible। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बोला गया है कि जब भी जो लेजिस्लेचर का उद्देश्य है बनाने का वो सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एड भी जो है वो एडमिसिबल होगा कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, पूरे देश को साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लॉ भी जो है कंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट है वो सबके लिए एक समान है, अलग अलग उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर है वर्बल और द क्लैरिकल एरर। वर्बल और क्लैरिकल एरर का मतलब क्या है कि जब भी कोई
एरर है, क्लैरिकल है या फिर वर्बली एरर है, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच।